आज के लेक्चर में हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इस पे बेसिक डेप्थ में हम जाएंगे। उसके बाद रुथरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो भी हम करेंगे। उसके बाद मोस्ट ऑफली यहाँ से एग्जाम में आता है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल हमने डेप्थ में जाएंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे। उससे हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसकी टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की रेडियस किस ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। इसमें सब कुछ आ गया। इस लेक्चर को थोड़ा लंबा जाएगा, बट इसमें इतने सारे पोर्शन आ जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इस लेक्चर को पूरा देखना और अच्छे से देखना। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। न्यू चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद प्रोटॉन, और उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे रुथरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हम बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके बोहर एटॉमिक मॉडल हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में और इतना कवर करेंगे। बहुत लंबा, थोड़ा लेक्चर हमारा लंबा होगा, बट बेसिक बात करेंगे। सबसे पहले जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने एटम्स के बारे में बताया। उसने एक थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी, a theory of chemical combination, first stated by John Dalton 1803। उसने 6 postulates दिए। पहला postulate, all matters is made up of very tiny particles called atom। उसने ये बताया मैटर होता है, मैटर का वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड, उसे एटॉम्स कहा जाता है। वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टीनी पार्टिकल, उसे एटम कहा जाता है। दूसरा पोस्टुलेट से एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड ऑफ केमिकल रिएक्शन में कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ऑफ पार्टिकल का नॉट क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड होता है। बट ये पार्टिकल्स है, एटम होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, जिसे हम भाग ही न सकाए, ऐसे भी कहते इंडिविजिबल पार्टिकल्स। तीसरा पोस्टुलेट से एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो तो हमें पता है कि हर एलिमेंट के, सपोज हमारा कार्बन एटम है तो कार्बन एटम के आइडेंटिकल मास, उसका कुछ मास होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी, वो तो हमें पता है। ऑक्सीजन होगा तो हर ऑक्सीजन के एटम के आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। चौथा पोस्टुलेट से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो तो हमें पता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेस होगी और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। सपोज कार्बन और नाइट्रोजन है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, दोनों का मास डिफरेंट होगा, उसकी डिफरेंट इसके भी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। Atoms combine in a ratio of small whole number to form a compound। 6 है, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound।
बस इतने 6 पोस्टुलेट्स है, 6 पोस्टुलेट्स उसने डाल्टन ने एटॉम के बारे में बताया। बट अब हम देखते हैं कि कहाँ पे जॉन डाल्टन एक थ्योरी दी वो फेल हो जाती है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई, आगे हम वो बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई। तब टीनी, वो कह रहा था वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, बट वे उसके टीनी पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी आ गए। जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई तब ये लाइन गलत हो गई। हम आगे देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसके बाद प्रोटॉन के बारे में और उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। पहले तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन। उसका पूरा नाम है जोसेफ जॉन थॉमसन। जोसेफ जॉन थॉमसन इन 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने 1897 में की थी। उसने ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। एक ग्लास ट्यूब है, एक ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम ग्लास ट्यूब है, और इसके अंदर वेरी लो प्रेशर 10⁻³ मिलीमीटर Hg प्रेशर वेरी वेरी लो है। इस तरफ कैथोड है, इस तरफ एनोड है। कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड एंड एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड वेरी वेरी हाई पोटेंशियल, वेरी वेरी हाई वोल्टेज लगाया है इंडक्शन कोल के थ्रू। पोटेंशियल वेरी वेरी हाई वोल्टेज कितना 10,000 अप्रोक्सीमेटली लगाया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। ये वैक्यूम टू वैक्यूम पंप, इसके थ्रू द्वारा हम इसके अंदर जो प्रेशर हम वेरी कर सकते हैं, कितना प्रेशर हमें रखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे 10,000 वोल्ट लगाने से क्या होगा? ये कैथोड प्लेट मेटल प्लेट है, इस तरफ हाई पोटेंशियल की थ्रू द्वारा इसमें से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा? इसमें से जो इलेक्ट्रॉन इसमें से कोई रे निकल रही है, कैथोड रे निकल रही है, इसमें से इनविजिबल कैथोड रे निकल रही है। यहाँ से इस तरफ यहाँ पे टकरा रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा था। यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन ZNS ग्रीनिश ब्लू ग्लो हो रहा था। ये यहाँ पे सेसेस ऐसे दिखाया गया है। इस यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे और चमक रहे थे, ग्लो था रहे थे, और वेरी हाई पोटेंशियल की थ्रू द्वारा। और कैथोड रे, जो है रे निकल रही थी, उसका नाम कैथोड रे। और कैथोड रे की प्रॉपर्टीज है, इसको हम इलेक्ट्रॉन अभी तो हम इलेक्ट्रॉन जानते हैं। दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, they travel in a straight line, they possess of kinetic energy, they are made up of small particles, they are deflected towards the positive plate in a electric field में पॉजिटिव टूवर्ड्स द अट्रैक्ट होते हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंट एंड दे प्रोड्यूस एक्सरे। जे थॉमसन ने ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाया, तो इसमें से मेटल प्लेट से कैथोड रे इसमें से यहाँ पे और यहाँ पे टकरा रहे थे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ZNS। ऐसे हुई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज है, थोड़ी प्रॉपर्टीज और भी है, हम आगे देखेंगे।
और पी प्रॉपर्टी से द पार्टिकल्स कैथोड रे आर फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल। जहाँ जहाँ डाल्टन ने ऐसा बताया कि फंडामेंट पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ एटम, बट टीनी पार्टिकल दैट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। चार्ज डिवाइडेड बाय मास का रेशियो हम फाइंड आउट करें तो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम अपॉन के किलोग्राम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻91 कूलम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास वेरी वेरी स्मॉल है, दैट इज इनडिविजिबल मास। क्या है? मास इज indivisible mass is इसे हम भाग ही नहीं सकते। दैट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में, हम बात करेंगे, उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं प्रोटॉन के बारे में। डिस्कवर्ड द प्रोटॉन इज यूगर गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, डिस्कवर ऑफ एनोड रे एंड प्रोटॉन, दैट इज एनोड रे एंड प्रोटॉन दैट इज डिफरेंट। प्रोटॉन भी और एनोड रे डिफरेंट है। इन 1886 में एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम ही है। कैथोड रे जब प्रोड्यूस किया था इस उसकी तरह एनोड रे। एनोड रे में क्या है, क्यों यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेटर है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, कैथोड एनोड। इसमें डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें वैक्यूम पंप द्वारा इसमें जो एयर है, एयर वेरी वेरी प्रेशर को वेरी वेरी लो करता है। इसमें प्रेशर 10⁻⁻1 मिलीमीटर था, 10⁻⁻1 मिलीमीटर। कैथोड जब इलेक्ट्रॉन के बारे में कहता है, इसमें प्रेशर 10⁻³ मिलीमीटर, वेरी वेरी लो प्रेशर था, बट इसमें क्या है 10⁻⁻1 मिलीमीटर है। ऐसा किया तो हाई पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई किया, तब क्या हुआ, यहाँ से एनोड रे, इसमें से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो 10⁻⁻1 मिलीमीटर प्रेशर किया, तब क्या हुआ कि इसमें से कुछ रे निकल रही थी, उसने कुछ ऐसी रे निकल थी, उससे एनोड रे पॉजिटिव चार्ज एनोड रे निकल रही थी। और यहाँ पे कोई स्क्रीन है, यहाँ पे रेड ग्लो हो रहा था, कोई फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, यहाँ पे रेड क्या हो रहा था, ग्लो हो रहा था, ऐसा उसने देखा। तब इसको कैथोड रे अथवा कोल्ड रेड रे ऐसा नाम दिया गया। एनोड रे पॉजिटिव चार्ज से निकल के कैथोड रे पे यहाँ पे क्या हो रहा था, रेड ग्लो हो रहा था। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ से पास हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा था, रेड ग्लो हो रहा था, ऐसा देखा गया। तब उसकी प्रोटॉन के प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन है चार्ज पार्टिकल है, मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिन दैट इज गैसियस आइटम, उसका ओरिजिन क्या है, गैसियस आइटम है। दे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन, दैट इज नेचर ऑफ गैस के डिपेंड करता है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सब एटॉमिक पार्टिकल, वो तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दैट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। व्हेन चार्ज अपॉन मास का रेशियो फाइंड आउट करें,
चार्ज यहाँ पॉजिटिव है 1.6 इंटू 10⁻² पॉजिटिव है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम 1.6 इंटू 1.625 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो दैट इज मास आएगा, दैट इज वेरी 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 हाई आएगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन इज जेम्स चैडविक इन 1932। इन 1932 जेम्स चैडविक। How were neutrons are discovered? How were neutrons are discovered? James Chadwick fired alpha radiation at beryllium sheet from a polonium source। सोर्स कौन सा है? पोलोनियम सोर्स है। ये हमारा क्या है? पोलोनियम सोर्स है। इट इज द अल्फा पार्टिकल। एंड ये क्या है? बेरिलियम है। ही कंक्लूड दैट unusually penetrating radiation considered of uncharged particle, that is uncharged particle having approximately the same as mass as a प्रोटॉन का मास है ऐसा ही सिमिलरली दैट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। दिस पार्टिकल लेटर टर्म्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन्स कहेंगे। ये हमारा पोलोनियम सोर्स है। पोलोनियम सोर्स से हम क्या कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल फायर कर रहे, दैट इज बेरिलियम। ये क्या हमारी बेरिलियम है। बेरिलियम उसमें से क्या न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। और एक और बात है, दैट इज द पैराफिन ये हमारी शीट है, उसमें से क्या निकल रहे हैं? प्रोटॉन निकल रहे। एंड उसमें और गाइगर काउंटर, दैट इज काउंट करते हैं कितने प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कर रहे, दैट इज गाइगर काउंटर ऐसा। अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, अल्फा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, दैट इज चार्ज 0 है। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? 0। दैट इज न्यूट्रल चार्ज। स्पिन 1/2। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU जैसे होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। Neutrons are usually bond strong nuclear force। कहाँ पे? strong nuclear force in atomic nuclei। that is a strong nuclear force कहाँ पे बनाता है? बॉन्ड बनाता है न्यूक्लियाई के अंदर, न्यूक्लियाई के इनसाइड में। न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के इनसाइड में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बोथ नोन एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, दिस नोन इज न्यूक्लियॉन्स। ये हमारा केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला है। बेरिलियम है, उसमें से क्या और अल्फा पार्टिकल पेनिट कर कार्बन एंड न्यूट्रॉन हमारा निकल के आया। मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली, यहाँ पे स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, बस इतना ही है था न्यूट्रॉन के बारे में। अब आगे है बात करेंगे अल्फा पार्टिकल, रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स पे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे।
अब हम बात करेंगे रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है रुदरफोर्ड का। अल्फा पार्टिकल 2 हीलियम 4, उसके बाद 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स किस में होते हैं? न्यूक्लियस के इनसाइड में होते हैं, दैट इज न्यूक्लियॉन्स। यहाँ पे क्या है कि अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का। तो यहाँ से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। अल्फा पार्टिकल एमिटर, ये स्लिट है, यहाँ से पतली सी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, पतली सी बीम यहाँ से निकल के आ रही है। यहाँ एक गोल्ड फॉइल, थीन गोल्ड फॉइल रखी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ऐसा फ्लोरोसेंट स्क्रीन, यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी है। पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसे फ्लैट बनाया है, ऐसे है, बट हम ऐसे तो दौड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे ऐसे दौड़ा है। पूरा एक टेबल पे ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो इस रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल ऐसा इसलिए सेटअप किया क्योंकि वो जानना चाहता था एटम के इनसाइड में, एटम होता है, एटम के इनसाइड में जब हम अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं तो क्या होता है, वो देखने के लिए। तो उसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से एमिट किया, और ये थीन गोल्ड फॉइल है, ये पूरी की पूरी गोल्ड फॉइल है। तो क्या हुआ, इस थीन गोल्ड फॉइल से मोस्ट ऑफली अल्फा पार्टिकल नियरली पास आ रहे थे, एंड रेड केस में डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ऐसा गया। तो इसे तो यहाँ पे ये थीन गोल्ड फॉइल है, यहाँ पे सपोज ये पूरा एटम इनसाइड में न्यूक्लियस है, ये एटम में 3 एटम है, ये एटम्स ऑफ द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल का एटम है। सपोज हम मान लियो ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसमें देखा गया कि मोस्ट ऑफ द, तो क्या है, ये निकल के आ रही है, तो ऐसा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट लाइन। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल उसमें से पास होके निकल के बाहर निकल रहे थे। ये क्या है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स है। तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या किया गया कि तो नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल उसमें से 99% पास थे रहे थे, उसमें ए देखा गया। दूसरा क्या दिखा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, some of the alpha particles deflected by small angle, उसने ऐसा देखा गया। और तीसरा देखा गया कि very few, 1 in which 20,000 alpha particles return back deflected by large angle 180 degree। उसमें ऐसा देखा गया कब, जब आप 20,000 अल्फा पार्टिकल आप पास कर रहे हैं, तो उसमें से 1 अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इन 180 डिग्री, उसमें से 180 डिग्री पे जब आप 20,000 आप अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहे हैं पास थ्रू गोल्ड फॉइल, तो उसमें से 1 अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे रिटर्न आ रहा है, ऐसा देख रहे। ये हमारे ऑब्जर्वेशन थे। ये पूरा के पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये क्या है, गोल्ड फॉइल के एटम है, ये न्यूक्लियस है। ये समझने के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब हम बात करेंगे रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस की डिस्कवरी कहाँ से हुई? न्यूक्लियस की डिस्कवरी कहाँ से? रुथरफोर्ड मॉडल से हुई। हमने आगे देखा था कि जब हम आपका गोल्ड फॉइल है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने आगे देखा था कि गोल्ड फॉइल है, उस पे क्या कर रहे हैं हम अल्फा पार्टिकल उसमें से पास कर रहे थे। उसमें देखा गया कि लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट आर एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम्स क्या है? एम्प्टी है। तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन लिखा गया, मोस्ट ऑफ द एटम्स आर एम्प्टी। तो क्या क्या मोस्ट ऑफ द एटम्स आर एम्प्टी, होलो, खाली है। द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसको कहा जाता है? द पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? न्यूक्लियस की इनसाइड में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अभी तो हमें पता है, पर तब के नहीं पता था कि इनसाइड में क्या है न्यूक्लियस के, क्योंकि डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहाँ से हुई। तो द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन अ स्मॉल स्पेस, दैट इज न्यूक्लियस। ये क्या था? पॉजिटिव चार्ज था एंड वेरी वेरी स्मॉल था। द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन एटम। हमारा पूरा एटम है, हमें ये क्या है? ये हमारा पूरे का पूरा एटम है। पूरे एटम का मास कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। पूरे एटम का मास कहाँ पे? न्यूक्लियस में। पूरा एटम खाली है। क्या है? मोस्ट ऑफ द एटम्स आर एम्प्टी, खाली है, बट उसका मास कहाँ पे है? न्यूक्लियस में। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। एटम की साइज और न्यूक्लियस की साइज हम बात करें तो एटम की साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर एंड न्यूक्लियस की साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर। तो इससे हम कहा जाता है कि हमारा एटम है तो न्यूक्लियस से 1 लाख गुना है। सपोज आप मान लो ये हमारा पूरा का पूरा एक कमरा है, पूरे का कमरा में एक पूरा कमरा है और इसको हम एटम मान लें। तो पूरा कमरा एटम मान ले और आप ये मार्कर लें, मार्कर की इस मार्कर पे यह न्यूक्लियस है, हम ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है, पूरा रूम खाली है, वो भी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। ऐसे भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द न्यूट्रल एटम। इतना देखेंगे। अब हम बात करेंगे थोड़े मोस्ट आईएमपी फीचर्स के रुथरफोर्ड मॉडल के बारे में, और रुथरफोर्ड मॉडल कहाँ फेल होता है वो देखेंगे। और आगे हम देखेंगे बोहर मॉडल, आगे आया हमारा एक बोहर एटॉमिक मॉडल, हम वो भी आगे देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे, एक इम्पोर्टेंस नोट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात तो हमें पता है, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस के फरते सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। तो क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन क्या इस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब क्या होता है, हमें पता है वेलोसिटी चेंज होती है, तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन से फोर्स आती है, फोर्स क्या आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ किस के बीच में है, न्यूक्लियस और
प्रोटॉन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इन दोनों के बीच में एक और भी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इनसाइड में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दैट इज चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल। तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ऐसा ही एग्जांपल हमारा सोलर सिस्टम में है। तो क्या करता है, सोलर सिस्टम में क्या होता है, बीच में सन होता है, सन के अराउंड क्या हमारी पृथ्वी घूम रही है, ऐसे अराउंड घूम रही है। तो क्या होता है, हमारी अर्थ की ऑर्बिट फिक्स्ड है। हमारी अर्थ हमारे जो सन है सन के अराउंड हमारी पृथ्वी घूम रही, ऐसे घूम रही है। तो क्या है इसमें हमारी अर्थ की ऑर्बिट फिक्स्ड है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स लगती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगता है, सपोज ये हमारी सन है, ये हमारी अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके अपोजिट, तो यहाँ पे क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सपोज आप एक पत्थर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स टेंजेंशियल लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स टेंजेंशियल लगती है। सपोज आप पत्थर को बांध के ऐसे घुमाओ तो क्या होता है, तो एक ऐसे घुमाओ, तो ऐसे घुमाते तो उसमें फोर्स एक इनसाइड में लगती है, और एक बाहर की ओर लगती है। सपोज आप घुमाते ऐसे तो आप छोड़ दो तो कहाँ पे जाएगा, ये टेंजेंशियल फोर्स लगी, जहाँ पे लगेगी इस तरफ पत्थर जाएगा, ऐसे होता है। अब रुदरफोर्ड ने की थोड़ी फेल है, तो फेल ऑफ रुदरफोर्ड हमें मॉडल दिए थे। तो मैक्सवेल के थ्योरी में ये बताया, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन एंड लॉसेस एनर्जी, ये बताया। तो क्या हुआ, ऐसा एक किसने कहा था, रुदरफोर्ड ने। एक वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन से फोर्स आता है। तो मैक्सवेल ने ऐसे बताया, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है तो क्या कहते हैं, पार्टिकल की एनर्जी एमिट करता है, एमिट्स रेडिएशन करता है, तो उसकी एनर्जी लॉस होती है। मैक्सवेल ने ऐसा बताया। तो एनर्जी लॉस होती है, तो देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ न्यूक्लियस एटम इज डिस्ट्रॉयड। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब लॉस होती है तो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूमता, होता है स्पाइरल में घूमता है। कैसे, स्पाइरल में। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूमता है, ऐसे स्पाइरल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि रेडिएशन एमिट्स करता है। मैक्सवेल ने ऐसा बताया। तो वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेटेड चेंज होता है। तो ही कैन नॉट स्टेबिलिटी ऑफ एटम, तो यहाँ पे एटम डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ये तो गलत बात है, ये इसका फेलियर था। और दूसरा फेलियर था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को हम डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम ऐसे भी कहते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो क्या होता है, सपोज आप एक ऐसा डिब्बा है
डिब्बे में आप हाइड्रोजन गैस भरे हो, तो इस डिब्बे में हाइड्रोजन गैस भरा, तो यहाँ से हम वाइट लाइट इसमें पसार करते हैं। तो क्या होता है, जब आप स्पेक्ट्रोमीटर में आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे बीच में बीच में कुछ ऐसी जगह रह जाती है, इसमें बीच में कुछ ऐसी जगह रह जाती है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ी लाइन इसमें क्या इस गैस से पास करते हैं तो थोड़ी लाइन इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, थोड़ी लाइन इसमें एब्जॉर्ब होती है, दैट इज नॉट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रम। वो भी बात भी रुथरफोर्ड की फेलियर में आता है। दैट इज द लाइन स्पेक्ट्रम, you cannot explain to the line spectrum। अब हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स ने थोड़े पोस्टुलेट्स दिए, हम इसे पोस्टुलेट्स भी कहेंगे अथवा कंक्लूजन भी कहेंगे ऐसे। तो हमारा पहला एटॉम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। हमें ये बात तो पता है कि एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। क्या करता है, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, दैट इज फिक्स्ड विथ फिक्स्ड एनर्जी। उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड ऑर्बिट में तो घूम रहा है तो उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड एनर्जी है तो फिक्स्ड वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स्ड है। सपोज 3 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है तो ओनली फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी से 3 मीटर प्रति सेकंड से घूम रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा होगा, ऐसी बात बताई। तीसरी बात बताई क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम L क्या है, एंगुलर मोमेंटम L इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो क्या कह रहे हैं, हमारा जो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा होगा, दैट इज द एंगुलर मोमेंट, उसका एंगुलर मोमेंटम तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π इसके मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, उसने ये बताया। तो n इज इक्वल टू एन एच कट को हम क्या लिखें, एच कट, आप आगे देखेंगे एच कट का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ लो h/2π। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच कट लिखते हैं, एच कट दैट इज h/2π। एन क्या है, इंटीजर दैट इज शेल नंबर, किस ऑर्बिट में घूम रहा है, दैट इज शेल नंबर। सो L इज इक्वल टू NH/2π। तो n इज इक्वल टू 1 तो फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्बिट, 3 4। तो हम k n इज इक्वल टू 1 को k, n इज इक्वल टू 2 को l, n इज इक्वल टू 3 को m, n इज इक्वल टू 4 को m। इसको हम k l m n o p q ऐसे भी डिनोट भी करते हैं। समझ में आई बात। एंगुलर मोमेंटम तो पता है, सपोज ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर कुछ मास भी होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, दैट इज तो एंगुलर मोमेंटम इस दोनों के बीच में होगा। L इज इक्वल टू R क्रॉस P, आर पी साइन 90 इसलिए लगा तो कि रेडियस एंड उसकी जो वेलोसिटी है, दोनों 90 डिग्री है। उसका मोमेंटम दैट इज RPmVr। तो L इज इक्वल टू mvr भी लिख सकते हैं। तो L की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो mvr इज इक्वल टू nh/2π, mvr इज इक्वल टू nh/2π। इसको हम कहेंगे बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या कहेंगे? बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन।
n क्या है हमारा शेल नंबर, h क्या है हमारा प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे भी इसके बहुत सारे लगभग 7 के 8 समथिंग पोस्टुलेट से हम आगे देखेंगे। अब चौथा है कि while revolving the electrostatic force between electron and nucleus provides the centripetal force। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। न्यूक्लियस इज क्या है, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमें वो भी पता है कि दो चार्ज के बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है तो इन दोनों के बीच में एक और भी फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सपोज हम फाइंड आउट करें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस के इनसाइड में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हाउ मेनी protons in a nucleus, that is the atomic number Z। इसको न्यूक्लियस के ZE इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। अब हमें पता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 दो चार्ज है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, तो मैं ऐसे भी लिखते K इलेक्ट्रॉन ZE अपॉन R²। K को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε ZE इंटू ZE² अपॉन R²। तो क्या है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को कंपेयर करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम mv² अपॉन R भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। While revolving in a particular orbit, an electron neither gains energy or nor loses energy, or energy of an orbit is fixed। हमारी जो एनर्जी ऑर्बिट है, ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, ये बताते हैं। एनर्जी की हमारी क्या है, सपोज ये हमारा कोई न्यूक्लियस है, इसके n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, n इज इक्वल टू 1। इसको हम KLM से भी डिनोट करते हैं। तो इस एनर्जी फिक्स्ड एनर्जी शेल, ऑर्बिट अथवा शेल भी कहेंगे, तो एनर्जी ऑफ एन इज फिक्स्ड। इसकी ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है फिक्स्ड है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन का रेडियस, सो इन दोनों के बीच में न्यूक्लियस रेडियस फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करके हम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन के रेडियस, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और उसकी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो पहले हम उसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। हमने आगे देखा था कि दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन पहला था mvr इज इक्वल टू NH/2π, दैट इज द बोहर क्वांटाइजेशन रूल। इसको हम इक्वेशन 1 कहा था। इक्वेशन 2 ये था कि mv² अपॉन r इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE²
अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 2 था। हम इक्वेशन 1 को दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए, तो क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। इक्वेशन 3/2 करें तो क्या करें, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 2 करें। इक्वेशन 3 को हम डिवाइड में 2 करें तो क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन, तो नीचे क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, ऊपर का है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। एम स्क्वायर यहाँ पे, एक मिनट, एम स्क्वायर यहाँ पे एक एम बचेगा, यहाँ पे वी स्क्वायर और आर ऊपर चला जाएगा, तो क्या यहाँ पे एम बचेगा और आर क्यूब बचेगा। एम यहाँ से कट गया, वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू, इसको ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ऐसे बचेगा। तो 4 कट गया, एक पाई यहाँ से कट गया, तो आर स्क्वायर, तो और एक यहाँ पे आर बचेगा, तो एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक पाई बचेगा जेड स्क्वायर, पाई जेड स्क्वायर बचेगा। तो हम आर को फाइंड आउट करेंगे, तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ पे एम नीचे, तो पाई एम जेड स्क्वायर, ये हमारा nth टर्म, तब एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेल, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेल, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, दैट इज n शेल की रेडियस है। अब हम आर nth, तो हमें एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट का कौन सा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम और ई स्क्वायर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, ये हम क्या कांस्टेंट है, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड, इस जो एच इज प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, पाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पुट करें तो इसकी वैल्यू आएगी आर एन इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम आएगा, ये हमें याद रखना है, 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन क्या है, एन इज इक्वल टू इंटीजर शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर ऐसे भी कहते हैं, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एम नंबर ऑफ शेल्स, एंड जेड क्या है हमारा एटॉमिक नंबर है। सपोज आप हाइड्रोजन का एटम लो तो हाइड्रोजन का एटम नंबर क्या है, जेड इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे होगा। अब हम क्या करेंगे, सपोज हम फाइंड रेडियस, अब एक क्वेश्चन लेंगे, फाइंड रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड थर्ड ऑर्बिट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आर फर्स्ट की बात करें ऑफ हाइड्रोजन एटम,
हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम लो तो Z इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, Z इज इक्वल टू 1, और R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 इज इक्वल टू 0.53, N इज इक्वल टू क्या लेना है, फर्स्ट के लिए N इज इक्वल टू 1 लेना है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस क्या आएंगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब सेकंड की बात करें तो 0.53 हमारा n इज इक्वल 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर अपॉन एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए हम 1 Z इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा 0.53 इंटू 0.53 इंटू 4 करेंगे तो इसका आंसर इसका आएगा। अब R3 फाइंड आउट करें तो क्या होगा R3 मतलब 0.53 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 1, तो R3 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। ये सारे हमारे आंसर है रेडियस एंगस्ट्रॉम में जाएगा। हमें एंगस्ट्रॉम का पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10⁻⁻10 मीटर। हमें ए रिलेशन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z स्क्वायर और ए रिलेशन हमें याद रखना है। अब हम आगे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, उसकी डिफरेंट ऑर्बिट में उसकी स्पीड क्या होती है। हमें तो पता है फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, थर्ड ऑर्बिट में, पर वो स्पीड वेलोसिटी क्या है उसकी वो हम फाइंड आउट करेंगे। हमें एक रिलेशन पता है, इक्वेशन 1 mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। हमें पहले दैट इज बोहर क्वांटाइजेशन रूल, बोहर क्वांटाई एक मिनट क्वांटाइजेशन, बोहर क्वांटाइजेशन रूल पता है हमें ये। अब हम r की वैल्यू, हमें आगे रेडियस फाइंड आउट किया तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, mvr, r क्या है हमारा n स्क्वेयर h स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z स्क्वेयर, ये हमें आगे फाइंड आउट किया था, इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे m कटेगा, पाई कटेगा और n और एक यहाँ कटेगा, एक h कटेगा। हमें क्या करना है, फाइंड आउट v करना है, स्पीड करनी है, v फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे और इसको ये नीचे ले जाएंगे, ऊपर क्या आएगा z स्क्वेयर, एक पाई z स्क्वेयर, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 तो यहाँ पे h एप्सिलॉन नॉट n बचेगा, इतना बचेगा, इट इज द n सेल, तो z स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट n, तो हमारी ये आ गई वी nth एटम की nth ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्पीड आगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन से, ई स्क्वेयर 2h एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी nth इज इक्वल टू कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं, ई स्क्वेयर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू z अपॉन n, इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली
2.18 इंटू 10⁶ आएगी। इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। H प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। F एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻12 SI, कुछ ऐसे आएगा। ये हमें फाइंड आउट कर इसकी वैल्यू यहाँ पे मुक के इस अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू है इंटू Z/N। ये बात हमें याद रखनी है, ये फॉर्मूला में है। nth एटम की 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/N। Z क्या हमारा कोई भी एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर बचे, और n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल्स। सपोज अब n इज इक्वल टू 1 शेल पे उसकी स्पीड फाइंड आउट करके सेकंड पे, थर्ड पे, सपोज अब फाइंड आउट, आप क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड आउट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है उसकी Z इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो V1 V2 V3 फाइंड आउट करो, ऐसे भी आप कहेंगे फाइंड आउट करो। तो V1 V2 V3, तो V1 कहाँ कैसे आएगा, V1 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z/N। Z क्या है हमारा एटॉमिक इज इक्वल टू 1/n, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो इंटू अब मीटर प्रति सेकंड में आएगा। हमारा जो आंसर है मीटर प्रति सेकंड में, इंटू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। V2 सेकंड ऑर्बिट में, तो n इज इक्वल टू क्या लेना होगा, 2 लेना होगा। 2.1 10⁶, हमारा एटॉमिक नंबर तो सेम ही है 1/2, तो 2.18 इंटू 10⁶ बटे 2 मीटर प्रति सेकंड। और थर्ड कैसे आएगा, 2.18 इंटू 10⁶, एटॉमिक नंबर 1 ही, थर्ड इंटू मीटर प्रति सेकंड, ऐसे हमारा आंसर आएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी स्पीड, सेकंड ऑर्बिट में स्पीड उसकी स्पीड, थर्ड ऑर्बिट में उसकी स्पीड, ऐसे आएगा। ये फॉर्मूला में याद रखना है, ये फॉर्मूला में याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को सम करके हमें उसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। अब हम आगे देखेंगे की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को सम करके उसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन की। हमें पता है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा, फिक्स्ड ऑर्बिट में, फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में। तो क्या है उसके इलेक्ट्रॉन है डिस्टेंस r है, ए न्यूक्लियस ए इलेक्ट्रॉन, दोनों चार्ज पार्टिकल है, दोनों चार्ज पार्टिकल। सपोज ए v वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। दोनों को सम करके उसकी टोटल एनर्जी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम आगे देखेंगे, हमने आगे भी पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² ऑफ इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m। हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने आगे फाइंड की थी, कितनी थी, Z²/2h एप्सिलॉन नॉट n, ये थी। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m Z² e⁴/4h² एप्सिलॉन नॉट n², एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ऐसे आएगा। अब क्या होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी
एम जेड स्क्वेयर ई रेस टू 4 अपॉन 8 एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एन स्क्वेयर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे कांस्टेंट हम बाहर निकाल देते हैं, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ई रेस टू 4 कांस्टेंट, 8 एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये हमारे सारे कांस्टेंट है। उसकी जो वैल्यू मुके यहाँ पुट करेंगे और जेड स्क्वेयर एन स्क्वेयर, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। आप इस वैल्यू को आप यहाँ पे जो वैल्यू इलेक्ट्रोवोल्ट में लाने की कोशिश करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी 30.6 इंटू जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रोवोल्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रोवोल्ट में लाने के लिए डिवाइड में 1.68 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। यहाँ पे नीचे डिवाइड में लाएंगे तो ये हमारे जो टर्म आएगी इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगी। ये हमारी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच डिस्टेंस आर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, के Q1 Q2 अपॉन आर। बट यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अपॉन आर। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, जेड स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऐसे आएगी। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी। हमें आगे पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की रेडियस हमें फाइंड की थी, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो जेड स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी थी, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वेयर ये थी। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई एम जेड ऊपर चला जाएगा, जेड स्क्वेयर ई रेस टू 4 नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट ऐसे आएगा। एम बचेगा, पाई कैंसिल हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, एम जेड स्क्वेयर ई रेस टू 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें हमेशा याद रखनी है विथ साइन रखनी है, विथ साइन। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रखना है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, यहाँ पे नेगेटिव भी आएगी, नेगेटिव नहीं। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव में आएगी, विथ साइन रखने। अब क्या करें, काइनेटिक एनर्जी ए पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2m जेड स्क्वेयर ई रेस टू 4 नीचे 8 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मिला के एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का रिलेशन मोस्ट ऑफली सेम आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सम करेंगे तो क्या आएगा,
पहले हम इसको पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है उसको तो -2 ऑलरेडी है m z² m e⁴ अपॉन यहाँ पे कांस्टेंट 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² इंटू z² अपॉन n²। ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो -2 इंटू 30.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट मिलेगा। इलेक्ट्रोवोल्ट मिलाने के लिए डिवाइड में 1.6 इंटू 10⁻90 आप डिवाइड में कर लेना। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रोवोल्ट में आएगी। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, -2 इंटू 30.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। हमारी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अब क्या करेंगे, सम करेंगे। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करके उसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, प्लस 30.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस -2 इंटू 30.6 पोटेंशियल एनर्जी इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आप करेंगे तो क्या आएगा, -30.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हमारी आ गई ई टोटल एनर्जी। हमारी टोटल एनर्जी -30.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। ये एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है। टोटल एनर्जी आ गई -30.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमें मिल गई। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, एक तीनों का तीनों रिलेशन याद रखनी है। अब हम आगे देखेंगे, हम अब फाइंड आउट करेंगे n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है, सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे। n इज इक्वल टू 1, k l m n ऐसे भी हम डिनोट करते हैं। हम फर्स्ट टोटल एनर्जी हमें फाइंड की थी -30.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रोवोल्ट थी। हम फर्स्ट, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे है। तो हम E1 n इज इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन है, उसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना। E1 इज इक्वल टू -30.6 इंटू z² 1² अपॉन 1² इलेक्ट्रोवोल्ट, उसकी एनर्जी आएगी -30.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब हम E2 सेकंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो कितनी आएगी, -30.6 इंटू, हमारा एटॉमिक नंबर तो सेम ही है बट n इज इक्वल टू 2 पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2² इज इक्वल टू -30.6 इंटू 1/4 करेंगे तो कितने आएंगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब E3 करेंगे तो -30.6 इंटू 1/9 आएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 3 पे करेंगे तो क्या आएंगे, -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट आएगी। आप एक यहाँ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या होता है, हमारी फर्स्ट ऑर्बिट में -30.6
-3.4, तो -1.4, तो हमारी क्या एनर्जी है n इज इक्वल टू 1 2 3 4। आप जब न्यूक्लियस से आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, इंक्रीज होती है। ये हमें बात याद रखनी है। एक और भी बात याद रखनी है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड लॉसेस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को आप एनर्जी उसको दोगे तो एक्सेप्ट करेंगे, हायर एक्साइटेशन क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और लॉसेस एनर्जी, आप हायर एक्साइटेशन होके उसके बाद रिटर्न आएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस होगी। इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एन एनर्जी इट जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, थर्ड एनर्जी लेवल है। तो हायर एनर्जी लेवल उसको क्या करें, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ एन इलेक्ट्रॉन लॉसेस एनर्जी इट रिटर्न्स बैक टू लोअर एनर्जी लेवल, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, सपोज हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी कितनी है, -30.6 इलेक्ट्रॉन। हम इसको कितनी एनर्जी दे, हम n इज इक्वल टू 1 से लेके 2 पे यहाँ भेजना चाहते हैं, 1 से लेके से 2 को। तो हम इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एन इलेक्ट्रॉन गेन्स और लॉसेस एनर्जी दोज एनर्जी which are equal to difference in two energy levels। दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस वो हमें क्या देता है, एनर्जी गेन और एनर्जी को एक्सेप्ट और गेन। तो E1 प्लस डेल्टा E इज इक्वल टू E2, तो E1 प्लस डेल्टा E इज इक्वल टू A3। डेल्टा E क्या है, E1 और E2 का एनर्जी लेवल, E1 E2 का एनर्जी लेवल डिफरेंस है, E1 और E2। तो हम डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है हमारी डेल्टा E, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दोनों को डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, उसकी इन दोनों के बीच में इतनी एनर्जी आप दोगे तो फर्स्ट से सेकंड में आएगा और सेकंड से फर्स्ट में आएगा। जब इन दोनों इतनी एनर्जी आप उसको दोगे तो क्या फर्स्ट से सेकंड में आ जाएगा। अब इतनी एनर्जी लॉस करेंगे तो सेकंड से फर्स्ट में आएगा। इसमें क्या है, डेल्टा E इज इक्वल टू, इसमें आप देखोगे तो E3 माइनस E1। जब आप इतनी एनर्जी E1 माइनस E3 एट द फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो, यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो, तो आप कितनी एनर्जी दोगे, इन दोनों एनर्जी E1 कितने -30.6 और E3 कितने -1.45, कितनी दोनों को डिफरेंस इतनी एनर्जी आप दोगे तो हमारा जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ एक्साइट होके यहाँ आ जाएगा। बस 10⁻⁸ सेकंड के बाद कितना, यहाँ पे कितनी देर रुकेगा, 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो वापस आएगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वापस आएगा तो एनर्जी को क्या करता है, वो एनर्जी को लूज करता है। जितनी एनर्जी आप दोगे उतनी एनर्जी को लूज करता है। बस इतनी सी बात थी। आज का लेक्चर अब यहाँ ख़त्म करते हैं। हम आगे देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम हम आगे देखेंगे। अब इतनी सी बात आप नोट कर लेना। अब ये बात याद रखनी है, जब आप E1 से E2 जाओगे तो इतनी एनर्जी आप दोगे तो E1 से E2 जाएगा और E2 से E1 आने के लिए उसकी इतनी एनर्जी लूज कर देगी ये एनर्जी।